Assalamualaikum to all the students in the online session of electromagnetic field theory. Uh, Last we discussed about the Gauss's law of magnetism, and now we move on to the other topics like after Gauss's law of magnetism, or like Faraday's law of electromagnetic induction. Now मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ होपफुली क्लियर आ रही होगी आपको। तो अगर पुराने सेशन से रिलेटेड कोई सवाल किसी का है तो फील फ्री टू आस्क, और सवाल अगर किसी का नहीं है तो हम फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को। नाउ अब इसके आगे हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अगर कोई सवाल आप लोगों का हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क विद मी, अदरवाइज म्यूट योर माइक। ओके, तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। बाकी इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। कोई सवाल उससे रिलेटेड होपफुली हो तो ज़रूर पूछें, वरना हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि आज हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का है। तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का था। तो इसमें ये एक इक्वेशन भी है जो कि मैक्सवेल की इक्वेशन कहलाती है। लास्ट यही डिस्कस कर रहे थे हम। तो मैक्सवेल की इक्वेशन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और इसमें इसकी इंटीग्रल फॉर्म और पॉइंट फॉर्म डिस्कस की जाती है। और ये इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है और ये भी इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में अब हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो E डॉट डी एस ये हमारा सरफेस डिफरेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इंटीग्रल पॉइंट के साथ वो इक्वल टू माइनस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इस फ्लक्स के। ये फैराडे का लॉ था और फैराडे ने इसके अलावा एक बात ये भी की थी, द टाइम वेरिंग फ्लक्स इक्वल टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हासिल होगी ड्यू टू द टाइम वेरिंग फ्लक्स। तो और नेगेटिव साइन शो करता है लेंजेस लॉ को। ये आपने प्राइमरी लेवल की क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, अगर आपको याद हो कि जो हमारी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड या करंट प्रोड्यूस होता है इंड्यूस ईएमएफ, उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है बाय द सप्लाई। और ये चीज़ हमें बताई थी लेंजेस जो कि एक साइंटिस्ट था उसने, कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। The line integral of electric field around the closed loop is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux. लाइन इंटीग्रल, अच्छा इसको लाइन इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डी एस है। एस कहते हैं सरफेस को, सरफेस मीन्स लेंथ। तो जब एक जैसे इससे पहले जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो डेल्टा ए था। अब ए जो होता है वो डेल्टा ए मीन्स एरिया, और एरिया जो होता है वो दो लेंथ से मिलके बनता है। तो वो डिफरेंशियल ऑफ एरिया थी या फिर इंटीग्रल ऑफ एरिया कहलाता है। लेकिन अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बेस्ड डी एस लिखा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि फ्लक्स के बराबर भी हो सकता है। तो जब वो एक क्लोज लूप से गुजरे या गुजरता है तो वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द लूप। तो उस एरिया से जहाँ ये इनक्लोज हो रहा होता है उसके बराबर तो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा बी जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये बी, ये बी। मेरी स्क्रीन होपफुली आपसे शेयर हो रही होगी, मेरी आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। तो
कोई सवाल बीच में हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। डी, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जितने पर्टिकुलर सरफेस एरिया के गिर्द से इमिट हो रही होती है, निकल रही होती है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जितने एरिया में से पास होती है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। तो V हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और H हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। H का भी जिक्र फिलहाल आया नहीं है, लेकिन वो कुछ आने वाले वक्तों में आएगा तो हम उसको वहाँ पे जिक्र ज़रूर करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द लूप दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द जनरेटेड वोल्टेज और ईएमएफ। तो इसके नतीजे में जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को पैदा करते हैं तो उसके नतीजे में इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। वो ये बता रहा है जनरेटेड वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। सो फैराडेज लॉ इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बनाने की, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर बनाने की बेसिक थ्योरी जो थी वो यहाँ से डेवलप हुई है। इसकी बेसिक थ्योरी हमें फैराडे ने प्रोवाइड की। तो इसने यही बताया है कि जो लाइन इंटीग्रल जनरेट the line integral is equal to the generated voltage or EMF in the loop. So Faraday's law is the basis of electric generators. It also forms the basis of induction and transformers. जो बेसिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी, इंडक्शन मोटर की बेसिक्स और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की जो बेसिक्स होती है वो इस थ्योरी से डेवलप हुई है। अब इसी की ये इंटीग्रल फॉर्म थी और इसकी ये डिफरेंशियल फॉर्म। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो वो बहुत ईजीली समझ आ जाएगी आपको। थोड़ा और करें, ये जो लाइन इंटीग्रल होती है ये किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, तो अब हम इस पे बात करेंगे। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसको पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। फिलहाल इस पे क्रॉस लगा हुआ है लेकिन पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसको। फैराडे की 4 इंटीग्रल फॉर्म है और 4 पॉइंट फॉर्म है। तो जिस तरह ये एक फॉर्म है उस तरह ये भी है। अच्छा याद रखें, फैराडे की ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये इक्वेशंस हमें मैक्सवेल ने दी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन, इसकी तरफ भी हम जाएंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है ये मैक्सवेल की टाइम वेरिंग फील्ड्स कहलाती है क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व है। यही इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसकी पॉइंट डिफरेंशियल फॉर्म टाइम वेरिंग फील्ड कहलाती है जो कि फैराडेज लॉ की होती है। तो ये एप्लीकेशन वोल्टेज जनरेटर की कॉइल की इसने फैराडे ने प्रोवाइड की। इसका मतलब ये होता है द कर्ल ऑफ ई या ग्रेडियंट ऑफ ई इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ बी ओवर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल ऑफ टी। तो हम इसके रिस्पेक्टिव अगर निकालते हैं तो ये आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये मैं साथ साथ बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अच्छा जी, इवाज साहब का कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। ये बात आप माइक अपना ओपन करके पूछ सकते हैं सवाल अपना। आपका हैंड रेज है, बात कोई सवाल है तो पूछें। अगर आपका सवाल नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे आपका हैंड रेज है तो कोई आपने सवाल पूछना है, बात पूछनी है तो ज़रूर पूछें। आपके माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पर। अच्छा, मेरी आवाज़, बाकी जो 3 लोग हैं वो मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपसे। यस सर, क्लियर आ रही है। यस सर, ठीक है ठीक है। तो इबाद साहब का हाथ तो रेड है लेकिन वो रेज है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। दोबारा के बाद अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें और फिर ट्राई कर लें, तो होपफुली शायद हम अपनी थ्योरी डिस्कस करें। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेस किए तो जनाब पूछें, आपका अगर कोई सवाल है तो हम बिल्कुल इसका सर जवाब। थोड़ा सर जूम कर लीजिएगा सर, थोड़ा जूम, नजर नहीं आ रहा। अच्छा जूम का ऑप्शन, अच्छा हाँ इससे हो सकता है। जूम यार कर तो रहा है लेकिन स्क्रीन क्यों नहीं बढ़ रही।
हाँ सर मैं यहाँ से स्क्रीन जूम कर लूँ? नहीं, अब वैसे मैंने करी है, आपको नज़र आ रही है? जूम कर लिया। यस सर, आ रही है अब। यस सर। कोई सवाल किसी का है इसके अलावा तो पूछ लें, के बाद आपका हैंड रेज है तो हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे अभी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशंस के ऊपर हम आ गए थे। मैक्सवेल की जो इक्वेशन और टर्म्स है, सबसे पहले तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सवेल मेरा लेक्चर 3 आप लोगों ने अगर सुना हो, पढ़ा हो, तो उसमें मैंने इन डेप्थ डिस्क्राइब किया है कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा जी, इसके अलावा मैक्सवेल का बहुत ज़्यादा रोल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, और इनमें जैसे मैंने जिक्र किया था अपने लेक्चर 3 में कि 34 इक्वेशंस हैं जो कि बैचलर लेवल पे पढ़ाई जाती है मैक्सवेल की, और अनफॉर्चुनेटली हम 15 से 17 तक की इक्वेशन पढ़ पाते हैं मैक्सवेल की, डेरिवेशन उनमें से कम की करते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट elegant and concise ways to state the fundamentals of electricity and magnetism। तो मैक्सवेल ने जो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो अपनी थ्योरी के जरिए, अपने लॉस के जरिए, इक्वेशंस के जरिए पब्लिक में आम किया। फ्रॉम देम one can develop most of the working relationships in the field because of their concise statement। अच्छा, इसके ऊपर उनका बहुत कंसाइज यानी वर्ड टू वर्ड, ट्रम्प टू ट्रम्प स्टेटमेंट हुआ करता था। वो बहुत ज़्यादा कोई बनावटी बातें या बिला वजह की कॉम्प्लेक्स किस्म की बात करके कंफ्यूज नहीं करते थे पब्लिक को। सिंपल किस्म के लॉज दिए, फॉर्मूले बनाए, और उसके बाद उन्होंने उसकी डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला बता दिया। तो सिंपल तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन। अच्छा, मैक्सवेल की अगर आप डेरिवेशन में जाएंगे, विलियम हाइट की बुक ही कभी खोल लें आप, तो उसमें आपको बड़ी डिटेल मिलेगी। और अगर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल वेज में डायरेक्ट पे ढूंढें मैक्सवेल के मैथमेटिकल वर्ड को, जो कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम किया, टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट, तो आपको उससे अंदाज़ा हो कि मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और and they are therefore not generally introduced in the introductory treatment to the subject, except perhaps as summary relationships. This basic equation of electricity and magnetism can be used as starting point of advanced course। तो बहुत सारे कोर्सेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको मैक्सवेल, और जो बहुत सारा स्टार्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का है वो आपको मैक्सवेल की इक्वेशन से होते हुए रास्ता मिलेगा। उसके बगैर आप समझ नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। बट यूजुअली फर्स्ट encountered as a unified equation after the study of electrical and magnetic phenomena। अच्छा, अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी जो है उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एच जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ये एच का जिक्र मैं शुरू में कर रहा था आज। अच्छा, ये जो रॉ है इसे चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है, और इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 8.85 टेंस टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, म्यू नॉट जो है वो आपकी म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है। म्यू नॉट आपकी परमिएबिलिटी कहलाती है। मैग्नेटिज्म में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है। जे करंट डेंसिटी। टी जो है स्पीड ऑफ लाइट, और पी जो है वो पोलराइजेशन। अच्छा, ये वो कॉमन टर्म्स है जो अमूमन हमारी डेरिवेशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कॉमनली इस्तेमाल होती हैं ये वाली टर्म्स। तो इसीलिए इस तरह की जो टर्म्स हैं आपको कॉमनली मिलेंगी। तो इस तरह की टर्म्स हमें आगे भी डेरिवेशंस में इस्तेमाल करने को नज़र आएंगी। अच्छा, अगर हम ये चीज़ देखें तो इंटीग्रल फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और पोलराइजेबल मीडिया। अब ये है जनाब गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने अपने लेक्चर 3 में आज डिस्कस किया था, जो मैंने दोपहर को अपलोड किया। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहलाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है इक्वेशन।
ये फैराडे ने स्टेटमेंट दिया। एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं, लेकिन ये छोटा सा लिखा हुआ है। ये 3 दफ़ा इक्वल टू तकरीबन यहाँ तक बनता है, तकरीबन इतनी बड़ी इक्वेशन है इसके एम्पियर की, ये छोटी लिखी है। तो हमने गॉसेस लॉ पढ़ लिया आज, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी पढ़ लिया है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे आज, तो इसकी बात कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इंटीग्रल फॉर्म इसकी इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, और इसके एम्पियर सर्किटल लॉ के हम थोड़ी वर्डिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इन द केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो चार्ज के बिहाफ पे मूव करती है। अच्छा जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो एक चार्ज रीजन में रखा हुआ और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लाइन इंटीग्रल, इसे लाइन इंटीग्रल ds ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है अराउंड अ क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये बराबर प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ flowing through the loop. This is useful for calculation of magnetic field. Magnetic field की calculation के लिए, जो कि simple geometries की फॉर्म में या फिर mathematical फॉर्म में उसको represent करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें हर एक चीज़ की इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे के की वैल्यू जो होती है, के क्या है, अगर किसी को याद हो तो बताएगा के क्या है जनाब। मेरा लेक्चर 1 में डिस्कस किया था मैंने के के बारे में। कूलम्ब कांस्टेंट। एक कूलम्ब कांस्टेंट है जनाब, बिल्कुल। और सी जो है क्या होता है? सी क्या चीज़ है? अच्छा, सी जो है हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। और एक चीज़ जो तकरीबन अक्सर तो लोगों को पता होगी कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ा है, कि 16 चैप्टर सेकेंड ईयर में आती है, और उसकी ये एक्सप्रेशन है। सी जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहलाती है, और ये सी स्पीड ऑफ लाइट भी कहलाती है। अच्छा, ये दोनों वैल्यू सेम है इत्तेफाक से ना, जो स्पीड ऑफ लाइट की है वही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी हुई है। तो एप्सिलॉन नॉट जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और म्यू नॉट जिसे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इनकी वैल्यूज होती हैं। बता देता हूँ आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये म्यू नॉट की वैल्यू है। ये वैल्यू चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं वैसे बहुत 1 साल पुराना तुक्का मार रहा हूँ वैसे ये तो। जी सर, सही है, म्यू नॉट की वैल्यू सही है। जी जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद रूट लेते हैं, हैंडल 1 से ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद, अच्छा मोहित साहब कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मैं यही पूछ रहा था कि जो इनका जैसे स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो स्पीड ऑफ लाइट आती है सर, उन इसी तरीके से आती है वो भी? ये ऐसे ही आती है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऐसे ही आती है, बिल्कुल। अच्छा जी, तो जब इनका प्रोडक्ट आ जाएगा उसका रूट लेंगे, उसको 1 से डिवाइड करेंगे, और उससे सी की वैल्यू, सी कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को, और सी हम स्पीड ऑफ लाइट को भी कहते हैं। तो ये चीज़ कैलकुलेट की थी मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने ये चीज़ स्पीड ऑफ लाइट इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स या 12-13 तरीके हैं स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के, उसमें फिजिकल भी हैं, साउंड के तरीके भी, बहुत सारे तरीके हैं। वो सारे तरीके एवोल्यूशन के बाद और नई नई टेक्निक के बाद इजाद हुए, और वो वही थे जो 100-150 साल पहले मैक्सवेल ने कैलकुलेट किए अपने थ्योरेटिकल मॉडल्स में, यानी इन कैलकुलेशन से। तो इतनी बेहतरीन लेवल की मैक्सवेल की सॉल्विंग पावर,
अच्छा, तो हम ये एम्पेयर सर्किट लॉ डिस्कस कर रहे थे, तो जब इसकी इंटीग्रल फॉर्म इस फॉर्म में लिखी जाती है, डिफरेंशियल फॉर्म इस फॉर्म, अच्छा इनके ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं इनको ड्राइव करवा रहा हूँ और ना आपको इसको रटने के लिए कह रहा हूँ। तो जो चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी मैं आपको वो गाइड कर दूँगा, तो उसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत उसमें होगी। फॉर्मूले आपको मैं मिड में एग्ज़ाम में प्रोवाइड करूँगा और उसको हम सिंपल वे में लेके चलेंगे ताकि आपके लिए कोई परेशानी ज़्यादा ना हो। तो इसलिए इसको समझने की कोशिश करें बनस्बत रटने। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके डिफरेंशियल फॉर्म के, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इस तरह हैं। अच्छा जी, पॉइंट फॉर्म हो गई, डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, इंटीग्रल फॉर्म हो गई, फैराडेज लॉ हो गया, एम्पेयर सर्किट लॉ हो गया, और अच्छी खासी चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अभी तक के टॉपिक में यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लें ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। अगर कोई सवाल किसी का नहीं है तो हम एक चार्ट पे आते हैं और उससे वो चार्ट डिस्कस करते हैं आप लोगों से। सो अच्छा, नेक्स्ट वीक आप लोगों का क्विज़ होगा, तो क्विज़ ऑनलाइन होगा और मैं आप लोगों से वो शेयर कर दूंगा। तो इंडिविजुअल करिएगा और अपना अपना क्विज़ करिएगा। लास्ट मेरे ऑनलाइन पेपर्स में जितने लोगों ने चीटिंग की थी उनके सबके नंबर कैंसिल हो गए थे और बेचारे परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए भाई टॉपिक मेरे लेक्चर से रिलेटेड ही होंगे, उन्हें पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड ही होंगे। तो हम आप चार्ट को डिस्कस करते हैं अपना। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मेन ब्रांचेस जो उसकी निकलती हैं वो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से ड्राइव होती है। उसके बाद जी लॉरेंस फोर्स लॉ, ये लॉरेंस फोर्स लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इम्पॉर्टेंट से मतलब इसमें इसकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि टाइम डायलेशन, मास कंप्रेशन, लेंथ कंप्रेशन, मास इंक्रीमेंट होता है और चार पोस्टुलेट्स होते हैं ना रिलेटिविटी के, तो उसमें लॉरेंस ने सही मायनों में टाइम को बताया और बहुत सारी चीज़ों पे लॉरेंस ने टाइम के और बहुत काम किया। टाइम की डेफिनेशन, टाइम के फैक्टर, टाइम के एस्पेक्ट, ये क्या होता है, किस किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम इटसेल्फ है क्या चीज़। अच्छा, इसके बाद लॉरेंस फोर्स लॉ के बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारे पास मिलती है, मैक्सवेल ने इनके लिए काम किया इसमें, और मैक्सवेल ने जो चीज़ ड्राइव करी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन, इसकी स्पीड, इसके थियोरेटिकल मॉडल, इसके ड्राइव फार्मूला, और इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है मैक्सवेल ने। मैं फ़ैन हूँ मतलब मैक्सवेल का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ मैं और ये कोर्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें बड़ी मोहब्बत है मुझे मैक्सवेल से। भारत, इसके बाद एक नई ब्रांच है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है या इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है, तरह मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर एम्पेयर सर्किट लॉ ये हमने आज डिस्कस किया, बायोट सावर्ट लॉ ये आने वाले टाइम में डिस्कस होगा, फैराडेज लॉ हमने डिस्कस कर लिया आज। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिनोमेना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैथ में डिस्कस किया हमने। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस किया जाता है जनाब विद कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के दो पार्ट हैं, एक गॉसेस लॉ वो हमने आज पढ़ा, गॉसेस लॉ हमने आज पढ़ा है, कूलम्स लॉ हमने परसों पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ देख रहे हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली है अपने। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे बनती है ये हमारे लेक्चर 2 और 3 में डिस्कस किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वोल्टेज और ईएमएफ से क्या है वो हमने आज भी डिस्कस किया और लेक्चर 2 में भी। वोल्टेज का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट से क्या है वो ओम्स लॉ ने हमें बताया, ये हम बचपन से जानते हैं, और उसके साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट वोल्टेज के साथ मेजरमेंट के साथ है, वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट, जिससे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे हम सीटी और बीटी पीटी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक लेवल पर जो कि हम सबको पता है। आगे मूव ऑन करते हैं, बीच में कोई सवाल किसी का हो तो पूछ लीजिएगा। एक और ब्रांच है जनाब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, जो कि सर्किट एलिमेंट से रिलेटेड है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इन तीनों के हमने लेक्चर 1 और 2 में इक्विवेलेंट फार्मूले पढ़े थे, इनका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशन डिस्कस की, और इनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके इक्विवेलेंट फार्मूला, इनका इम्पैक्ट और कब बढ़ती है कब कम होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 2। अच्छा, मैं कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन लेक्चर को देखें अगर नहीं देखा, और फिर उनको रिकॉल करके अपने इन कॉन्सेप्ट को दोबारा रिव्यू कर लें। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ब्रांच जो ड्राइव होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो फिनोमेना है वो आपके अगेन 2 से 3 है, जो कि वोल्टेज लॉ है, वोल्टेज से करंट लॉ बनता है, एंड देन ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम ये जानते हैं वोल्टेज और करंट का प्रोपोर्शनल एक एस्पेक्ट है जिसमें रेजिस्टेंस केप्ट कांस्टेंट है। ये चीज़ बताई थी हमें ओम्स ने। उसके बाद डीसी सर्किट्स आते हैं। डीसी सर्किट्स आपके ओम्स लॉ से भी ड्राइव होते हैं, एसी सर्किट भी ओम्स लॉ से ड्राइव होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एसी के अंदर इम्पिडेंस होती है और डीसी के अंदर रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक पावर आती है जो कि डीसी के अंदर भी होती है और एसी के अंदर भी होती है। और देन ओम्स लॉ से एसी सर्किट्स भी ड्राइव होते हैं जिस तरह डीसी सर्किट ड्राइव होते हैं। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एसी के अंदर इम्पिडेंस का कॉन्सेप्ट है और डीसी के अंदर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एट द एंड में यही कॉन्सेप्ट आगे चल के हाउस होल्ड वायरिंग की एप्लीकेशंस में भी जाता है। अच्छा, एक चीज़ रह गई आखिर की, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एप्लीकेशंस में काम आता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं जो कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उनमें भी इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस्तेमाल होता है, मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर मोटर जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और हमारी बहुत सारी इस किस्म की इक्विपमेंट्स हैं, छोटे मोटे बच्चों की गाड़ियाँ, इन सब एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हम डिस्कस करते हैं तमाम तर चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमें नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली फील फ्री टू आस्क, देन आई आंसर योर क्वेश्चंस। तो अगर कोई सवाल किसी का नहीं है तो हम इसमें आगे चलते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये हाइपर फिजिक्स की वेबसाइट से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हाइपर फिजिक्स के अंदर ये सारी ब्रांचेज हैं जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, और वन बाय वन इसमें चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर 1, 2 और 3 आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ये तकरीबन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, 50 मिनट कोई या 1 घंटे के लेक्चर हैं, तो इन लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि क्विज़ जो आपका होगा वो जो नेक्स्ट वीक मैं लूँगा इंशाल्लाह, उसकी डेट और उसका टाइम आप लोगों से मैं डिस्कस कर दूँगा ताकि आप सब लोगों को उसके बारे में पता हो और उसके लिए प्रिपेयर कर लें। तो क्विज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है नंबर के हवाले से, और क्विज़ के जो मार्क्स होंगे वो होपफुली 4 से 3 नंबर का क्विज़ होगा आपका, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक लेंगे। मिड का तो पता होगा आप लोगों को, वो मेन कैंपस में हो रहे हैं मिड जो है, तो मिड के लिए होपफुली तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो मिड है ये बहुत जल्दी आ जाता है समर के। ओके जी, तो हम जिस तरीके से आगे बढ़ें तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे रह गए, तो हम बायो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अगर आएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ और इन सब चीज़ों की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हमारा जो पार्ट रह गया है मैग्नेटिक फील्ड का, शुरू कर लिया है हमने। फिर यहाँ दिखा देता हूँ दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आर प्रपोज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम सब जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने प्रोवाइड किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट? याद है किसी को जरा? ओयरस्टेड ने प्रोवाइड किया था ये कॉन्सेप्ट हमें, ओयरस्टेड। और उसमें राइट हैंड सीधे हाथ का कानून, ये सब चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि ये वाला है राइट हैंड। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरे तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था ओरिस्टेड ने, और इनका बहुत बड़ा नाम है, मुझे ओरिस्टेड ही याद है। विच कैन बी माइक्रोस्कोपिक करंट इन द वेव्स, वेव की सूरत में होता है, और माइक्रोस्कोपिक करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिट्स। द मैग्नेटिक फील्ड बी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बी होती है, is defined in terms of force on moving charge in the Lorentz force law। लॉरेंस फोर्स लॉ के अंदर हमारी जो मूविंग चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से हमें समझ आ सकता है। तो हम लॉरेंस फोर्स लॉ भी पढ़ेंगे, पहले हम इसको फुलफिल कर लेते हैं फिर आगे इसमें आएंगे।
The interaction of magnetic field with charge leads to many practical applications. अच्छा, हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है. बहुत सारी हमारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट हैं जो कि विदाउट करंट, चाहे वो AC हो या DC हो, ऑपरेट नहीं कर सकते. तो करंट इज द मेजर थिंग विच प्ले a main role to drive many applications. Magnetic field sources are essentially dipolar in nature, having a north and south magnetic pole. The SI unit of magnetic field is Tesla. SI unit जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला, यानी B का जो यूनिट है वो टेस्ला है. अच्छा, B के 3 यूनिट हैं जिनमें से एक टेस्ला है, बाकी 2 मुझे याद नहीं है, लेकिन वक्त के साथ मैं आप लोग को वो 2 भी बता दूँ. अच्छा जी, मीटिंग के लिए हमारे 10 मिनट रह गए, तो ये मीटिंग हमारी 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी. 10 मिनट तक हमारी क्लास फर्दर कंटिन्यू रहेगी. उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह कल करेंगे. Which can be seen from the magnetic part of Lorentz force law. F magnetic equal to QVB. अच्छा, इसका पूरा फॉर्मूला QVB sin थीटा भी होता है. Q is the charge by which current carrying conductor flow with the current. V is the velocity by which the charges flow, and B is the magnetic field which produce around the conductor. तो magnetic field strength कहते हैं, जो कि F magnetic equal to टू कंपोज्ड ऑफ न्यूटन इंटू सेकंड इंटू कूलम इंटू मीटर, जो कि ड्राइव यूनिट इसका बनता है टेस्ला. द स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज गॉसेस, दैट इज 1 टेस्ला, और 1000 गॉस के बराबर होता है. तो बहरहाल हम इसकी इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे कि एक टेस्ला कितने थाउजेंड ऑफ गॉसेस में है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है, करंट कैरिंग कंडक्टर विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इट हैव कंसिस्ट इज एफ मैग्नेटिक. इसी तरीके से अगर हम एक कॉइल में से करंट को गुजारें तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड का घेरा बनेगा वो इस तरीके से लूपिंग वायर में रिप्रेजेंट होगा. सॉलिनॉइड के अंदर वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. बार मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट का बार जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. अर्थ खुद एक मैग्नेटिक फिनोमेना के तौर पे काम करता है. अर्थ खुद एक मैग्नेट है. इसका कॉन्सेप्ट आप ग्रेविटी के जरिए भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज हैं जो आपको अलग अलग नोटेशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कस कर लिया. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स का, या लॉरेंट्ज का कॉन्सेप्ट, वो आपसे इंशाल्लाह कल डिस्कस किया जाएगा कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये कंबाइंड इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो कि लॉरेंट्ज ने प्रोवाइड किया, और ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे. और इसकी जो बेसिक्स है, ये फॉर्मूला तो हमने आज पढ़ लिया, ये लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, और इन दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन लॉरेंट्ज फोर्स होता है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. कोई यहाँ तक सवाल किसी का है तो पूछ लें, वरना इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम अगली यानी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए सेशन को एंड करते हैं. अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफ़िज़.